फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जहां अब मामला गर्माता जा रहा है, तीसरे दिन भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और हाई कोर्ट पर सन्नाटा पसरा था। और ऐसे में चौथे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और क्या कुछ कहना था अधिवक्ताओं का, आइए दिखाते हैं। दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में लगातार मामला गर्माता जा रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी तक हड़ताल है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कानून मंत्री से और अन्य लोगों से। और फिलहाल प्रयागराज के हम हाईकोर्ट पे खड़े हैं जहां सन्नाटा पसरा, हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज यहाँ सन्नाटा पसरा है और स्ट्राइक है। फिलहाल यहाँ पर कुछ अधिवक्ता है हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, जो स्ट्राइक है अभी भी चल रही, क्या आगे इसका निष्कर्ष है? आज मीटिंग हुई है सभी अधिवक्ता गणों के द्वारा कि हमारे अध्यक्ष जी दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ उनकी अपने लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं, उनको कुछ समय दिया गया है, तो वहाँ से तो कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन सकारात्मक रूप से बातचीत चल रही है और यहाँ पे हमारी बात ने तय किया है कि कल हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। तो जब तक अभी ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था आप लोग विरत हैं न्यायिक? हाँ, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक तो जो बार की कार्यकारिणी ने लिया है तो हम लोग कल स्ट्राइक पे रहेंगे। देखिए, अभी भी मीटिंग आप लोग की एसोसिएशन की चल रही है, क्या लगता है क्या इसका हल निकलेगा? बिल्कुल हल निकलेगा। पहली तो जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो अस्मिता का सवाल आ गया है कि क्या इस हाई कोर्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। एक करप्ट और भ्रष्ट जज को यहाँ ट्रांसफर करना का औचित्य क्या है। एक तो सीजीआई साहब ने जो गलत निर्णय लिया यहाँ ट्रांसफर करके, उससे तो यहाँ की तो छवि खराब होगी, लेकिन एक जुडिशरी के ऊपर सवाल उठ जाएगा कि क्या कोई अपराधी उसे सजा दी जा रही है या उसे पुरस्कार दिया जा रहा है उसके गृह जनपद में ट्रांसफर करके। देखिए, जो 15 करोड़ मिले तो उसके बाद ये सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल आप लोग का क्या आगे मुद्दा होगा? ये तो जांच का मुद्दा है। फिलहाल यदि 2 रुपये का भी करप्शन होता है तो करप्शन है और इसके लिए हम लोग विरोध में हैं। करप्शन करने वाले को यहाँ नहीं आना चाहिए और इनाम के तौर पे दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश से, उत्तर प्रदेश जैसे लोग में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश यहाँ भेजा जा रहा है, तो इनाम हो गया। देखिए, इनाम की बात हो गई, करप्शन को बढ़ावा हो गया। और लोग से बात कर लें, क्या लगता है आपको कितनी मांग पूरी होगी? देखिए, बार बेंच का पूरा सहयोग रहेगा। बेंच को भी जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए यशवंत वर्मा जी के खिलाफ जो है जितना भी जो भी कड़ी कार्रवाई हो सके कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यशवंत वर्मा जी को हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जनता का भरोसा कायम रखना है। संविधान पर जनता विश्वास करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जो है अधिवक्ताओं का सहयोग करे। यशवंत वर्मा जी का यहाँ स्थानांतरण बिल्कुल न किया जाए। और लोग से राय है, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर जो भी फैसला हो रहा है, जो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए त्याग कर रहे हैं, सकारात्मक उसका परिणाम आए, जिससे भारत की जनता को एक विश्वास रहे कि हाँ, वकीलों ने लड़ा एक भ्रष्ट जज के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस लोगों का कहना है कि जो जनता का विश्वास न्यायपालिका पे है बना रहे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अलविदा जुमा और आगामी कई त्यौहार, नवरात्रि और ईद को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। जहां पहले ही महाकुंभ को सफल संपन्न कराया और उसके बाद होली का त्यौहार, और अब ऐसे में जहां अलविदा जुमे की आज नमाज अदा की जाएगी, उससे पहले ही पुलिस ने कमर कस ली है। मंदिरों पर भी तैयारी नवरात्र की शुरू हो गई है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मस्जिदों के पास हो या फिर मंदिरों के पास। और ऐसे में डीसीपी नगर ने भी कमर कसते हुए क्षेत्र में भ्रमण किया है और साथ ही कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर का अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, और ऐसे में क्या कुछ कहना है एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज का तैयारियों को लेकर, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। दिनांक 28 मार्च 2025 को अलविदा की नमाज जो है पढ़ी जाएगी। उसके दृष्टिगत जितने भी संवेदनशील स्थान वहाँ हर जगह पे जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, वहाँ पे क्यूआरटीज का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है।
सेक्टर और जोनल स्कीम शहरी जोन में लागू कर दी गई है और सभी जगह जो है ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। पीएसी और आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ जितने भी धर्मगुरु हैं उन सभी के साथ में थाना स्तर पे और सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक दोनों जो है वो सुनिश्चित कर ली गई और सभी से अनुरोध किया गया, सभी को बता भी दिया गया है कि सड़क पे कहीं भी नमाज ना हो, जिससे कि आने जाने वाले ट्रैफिक या पैदल लोगों के लिए कहीं अवरुद्ध उत्पन्न। देखिए, कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद में भी लगातार जनपद की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। हर पहलू पर, हर स्थान पर नजर हमारी रखी जा रही है। जैसा कि अभी तक 3 होली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया और किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित नहीं होने दिया गया है। उस तरह से अलविदा जुमा हो, चाहे ईद हो, चाहे आने वाले नवरात्रि हो या अन्य भी जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उनको पूरी कुशलता के साथ में मनाया जाएगा। और कानून व्यवस्था और अपराध पर जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश, उन्हीं निर्देशों के तहत पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति ऐसा प्रयास करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लगातार योगी सरकार के मंत्री अलग अलग कार्यक्रम करके शामिल हो रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो वहीं आज कांग्रेस के द्वारा टूरिस्ट बंगलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जमकर निशाना साधा गया। बता दें, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने प्रयागराज में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, योगी सरकार में अपराध बढ़ता गया है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद सुरक्षित नहीं है तो हिंदू मुस्लिम क्या सुरक्षित होंगे। साथ ही उन्होंने स्वतंत्र देव को भी लेकर बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हमने उत्तर प्रदेश में इससे असफल सरकार आजाद भारत से लेकर आज तक नहीं देखी है। आंकड़े अपने आप में गवाही देते हैं। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने देश का ऐसा राज्य बना दिया जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या है। जिस सरकार ने पेपर लीक के मामले में विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनके मंत्री खुद नितिन गडकरी जी कहते हैं सबसे ज्यादा गड्ढों से मौतें उत्तर प्रदेश की सरकार में हुई। कुंभ के मामले में पिछले कुंभ के आंकड़े मैंने सार्वजनिक तौर पे सदन में भी कहे थे और कैग ने भी उस बात को जस्टिफाई किया था कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कुंभ हुआ था। आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आंकड़े मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें कुंभ का नाम का आता है। ये भी कहें कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने धार्मिक घोटाला भी किया। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए धर्म का आड़ लेती है। गड़े मुर्दे खोदकर नए तरह के विवाद पैदा करने का काम करती है, जिससे लोग उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और उन वादों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय तो कम कर दी लेकिन किसानों की जो लागत थी उसे बढ़ा दिया। डीजल बढ़ गया, बिजली के दाम बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में चुट्टा जानवरों से उत्तर प्रदेश की जनता, किसान त्रस्त हो गए। खाद बीज महंगा हो गया, खाद की बोरी में उसकी क्वांटिटी घट गई। उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो आरोप हैं वो प्रमाणिक हैं। नीति आयोग कहती है, कई सारे सर्वे कहते हैं, यहाँ के सर्वे ये भी कहते हैं कि 94% उत्तर प्रदेश के आम जनता के सही काम भी बिना घूस दिए नहीं होते हैं। इनके भाजपा के सरकार के मंत्री और विधायक खुद इस बात को मानते हैं कि आजाद भारत से लेकर आज तक इतना बड़ा घोटाला या इतना ज्यादा अधिकारी त्रस्त सरकार कभी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारियों के माध्यम से करप्शन फैलाती है, लूट कराती है, थानों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में लूट कराती है और उत्तर प्रदेश की जनता को गरीब करने का, बेरोजगार करने का काम कर रही है। हम इन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के आज हर मंडल मुख्यालय पर आए हैं। हम जनपद मुख्यालय पर जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, हम न्याय पंचायत तक जाएंगे और 2027 में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने का काम करेंगे। लगता है कि जो केशव मौर्य जी ने कहा है वो खतरे में है कि नहीं है, पहले उनको अपनी बात करनी चाहिए। मैं प्रयागराज के साथियों से आग्रह करूंगा कि उनसे पूछें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिस सदन के वो नेता सदन हैं, कभी सरकार के मंत्रियों ने सवाल पूछे हैं क्या उनकी मौजूदगी में? हम तो हो सकता है इस बात को भी माने, कहीं उनके इशारे से उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के सदन में सरकार से मंत्रियों ने सवाल पूछे हैं।
हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो उनकी स्टूल पर बैठी फोटो वायरल होती है उस पर एक बार सफाई दे दे। उत्तर प्रदेश के लोगों पर जो कर्ज बढ़े हैं, जो मैंने आंकड़े गिनाए, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, कुंभ में भ्रष्टाचार के, उन आंकड़ों पर एक बार सफाई दे दे। अगर उनमें साहस है तो एक बार संवाद कर ले, दूध का दूध पानी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में कुशासन का 8 साल राज रहा है या उत्तर प्रदेश में कोई काम भी हुआ है? अगर इनमें साहस है तो ये बता दें। उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने संवारा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो भवन बनाए थे, जो सरकारी इमारतें बनाई थी, जो अस्पताल बनाए थे, जो शिक्षा के संसाधन खड़े किए थे, उसके अलावा कहां इन्होंने ईंट रखी है? तो अपने आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सवाल स्वतंत्र देव जी से ही है। उनका नाम पहले कांग्रेस देव था, तो वो जब पैदा हुए थे तब वो हिंदू थे या मुसलमान थे? उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ था या वो स्वतंत्र थे तब नहीं थे? मुझे लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में कभी कोई खतरे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात इसलिए करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की कुर्सी खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं की स्टूल खतरे में है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम और खतरे की बात करते हैं। राणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर जहां प्रयागराज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सपा सांसद और बाबर का पुतला दहन किया, इसके साथ ही पत्थर गिरजाघर सुभाष चौराहे तक राणा सांगा के समर्थन में मार्च निकाला। और सबसे बड़ी बात कि पुतला फूंकने के साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की और उनका कहना था कि जब तक रामलाल जी सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इससे आगे भी विरोध प्रदर्शन होगा और कानून की मदद लेकर उन पर कार्रवाई भी करी जाएगी। और क्या कुछ कहना था यहाँ आए हुए लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। हम लोगों ने राम जी सुमन का पुतला इस कारण से फूंका, लेकिन हम सभी सांसद और सभी राज्यसभा सदस्यों को ये बताना चाहते हैं कि क्या जनता से वोट मांगने का यही अच्छा तरीका मिलेगा आपको कि सदन में बैठ करके किसी भी उल्टी सीधी टिप्पणी पे आप लोगों के मुंह से जबान से कोई विपक्ष के लिए बात भी नहीं निकल पाती? और उसके बाद भी आज तक चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों में से किसी ने भी इसके ऊपर कोई बात आज तक नहीं रखी। क्या यही देश का नेतृत्व है? यही हमारा कल्चर है? यही हमारे संविधान में सिखाया गया है कि एक उच्च कोटि पे बैठ करके और आप सम्मान का जो है अपमान सुने? एक अपने धरोहरों को बचाने के बजाय हम दूसरे धरोहर को ले आते हैं देश में और अपने धरोहर को जो है, अपने धरोहर की बनी हुई संपत्ति को बचाने वाले लोगों को हम अपमानित करें। ये सबसे बड़ा शर्म का बात है। इस शर्म से लोगों को सोचना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी चुना हुआ राज्यसभा सदस्य हो या किसी भी पार्टी का हो, मैं सबसे ये विरोध करता हूं कि आप लोग इस तरह के कृतज्ञ कार्य को कहने वाले व्यक्तियों को विरोध करना सीखिए। सदन में जाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि गलत चीजों पर कम से कम सही निर्णय देने के लिए आवाज तो उठे। हम आपको इसलिए चुन करके भेजते हैं कि आप सही आवाज उठाइए। अगर सही आवाज नहीं उठा सकते तो आप उसके योग्य नहीं हैं। मैं तो ये मानता हूँ सबका संविधान सबके बराबर होना चाहिए और सबके लिए नियम कानून एक होना चाहिए। और कोई भी आदमी इस तरह की बात करे ये गलत चीज है। आज हम संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेजी से विकास कार्यों को लेकर काम चल रहा है और योगी सरकार के द्वारा लगातार दिन पर दिन विकास कार्य में तेजी लाई जा रही है, उसी कड़ी में आज पीडीए में भी जहां बोर्ड की बैठक हुई है विकास कार्यों को लेकर और साथ ही महाकुंभ के बाद ये बड़ी बैठक थी जिसमें मंडलायुक्त प्रयागराज, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी प्रयागराज समेत कई अधिकारी व यहां पर मौजूद रहे और साथ ही विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। मंडलायुक्त प्रयागराज की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।